एंडोक्राइन सिस्टम हम लास्ट टाइम स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। उसमें आज मजीद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज SIADH syndrome. This topic is frequently asked in the exam, ठीक है। Inappropriate anti-diuretic हार्मोन, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है सिंपली, लोग इसको SIADH कहते हैं। S स्टैंड फॉर सिंड्रोम, I फॉर इनएप्रोप्रिएट एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसको हम ADH कहते हैं, ठीक है जी। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस टॉपिक को समझने के लिए इसकी जो डेफिनेशन है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो लिखे कि अ कंडीशन इन विच देयर इज, अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंट। विच वर्ड? परसिस्टेंट रिलीज ऑफ ADH which leads to euvolemic hyponatremia, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है, ऊपर जाए हम, ऊपर ये वाली 1 घंटा है ना अभी, ओके। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि हाइपोनेट्रीमिया, अब इसमें डिस्कस करूंगा कि इसका मतलब क्या है। हाइपोनेट्रीमिया मीन डिक्रीज सोडियम, ठीक है जी। सोडियम की लेवल अगर कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोनेट्रीमिया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आप लोगों ने समझना है। इस SIADH के अंदर जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ADH है, इसकी जो रिलीज है दैट इज इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट से मुराद क्या है? परसिस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि जब हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाए, एक इंसान है उसको डिहाइड्रेशन हो जाए, बाहर से फ्लूइड इंटेक कम करे, तो हमारे बॉडी के अंदर वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ADH होता है। लेकिन अगर एक बंदा है उसका बॉडी वॉल्यूम ठीक है, मतलब फ्लूइड लेवल बिल्कुल ठीक है, तो ADH आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। ये बात पहले आप लोग माइंड में रखें। व्हेन देयर इज डिक्रीज बॉडी फ्लूइड देयर शुड बी ADH रिलीज, इसकी ये हॉलमार्क है। फिजियोलॉजी कहती है कि जब बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल कम हो जाए तो उसको रिटेन करने के लिए कौन आना चाहिए? ADH। लेकिन जब बॉडी का वॉल्यूम डिस्टर्ब नहीं है, बॉडी का वॉल्यूम फ्लूइड का क्या है? ठीक है, तो फिर ADH तो नहीं आना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर परसिस्टेंट रिलीज किस चीज़ की हो जाए? ADH, उस कंडीशन को हम SIADH कहते हैं। इसका मतलब यह है कि बॉडी की वॉल्यूम भी ठीक है, फ्लूइड लेवल भी नॉर्मल है, फिर भी ADH परसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब इसका वजह क्या है? अब डिस्कशन में जा रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। लेकिन काजेस, व्हाट आर द डिफरेंट काज ऑफ SIADH? नंबर 1, CNS इंजरी। अगर एक पेशेंट है उसको CNS इंजरी है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन के अंदर इंजरी है, ADH सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर अगर ब्रेन को कोई डैमेज हो जाए और उसमें वो इनएप्रोप्रिएटली किस चीज़ की रिलीज को बढ़ाए? ADH को, तो SIADH हो सकता है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है MCQs के लिए, दैट इज कॉल्ड स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। याद है? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा ये एक कैंसर है लंग्स के अंदर, जिसमें एबनॉर्मल ADH बनती है, और जितना ADH बनेगा उतना रिटेंशन ऑफ वाटर ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो 2 बातें और से सुने, CNS इंजरी एंड स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, इसके अंदर एबनॉर्मली परसिस्टेंट किस चीज की रिलीज होगी? ADH की रिलीज होगी, ठीक है जी। एग्जाम के अंदर एक सवाल आता है, देखिए ये पॉइंट्स आप लोगों को पहले से पता है। दिस पॉइंट फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर अगर हम देखें, दिस इज हाइपोथैलेमस एंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। आप लोगों ने ये ट्रिक समझना है, दिस इज हाइपोथैलेमस, ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और यहाँ पे लेके दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पोस्टीरियर लोब है, और ये क्या है? एंटीरियर लोब है। अब और से देखें, होता ये है कि इस हाइपोथैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, और इस हाइपोथैलेमस के अंदर कौन सा हार्मोन बनता है? ADH। अब ये जो ADH है ये जब यहाँ से बने, ये फिर नीचे आता है किस लोब के अंदर? पोस्टीरियर लोब के अंदर, और फिर पोस्टीरियर लोब से ये नीचे आता है ब्लड के अंदर, और ये पहुंच जाता है रीनल सिस्टम, किडनी में, और किडनी के अंदर इसके V2 रिसेप्टर्स है, और ये यहाँ पे काम करके रिटेंशन ऑफ, वेरी गुड, रिटेंशन ऑफ वाटर, ये हमने डिस्कस किया है, ये पहले क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है जी। अब 3 बातें और से सुने। ADH एक ऐसा हार्मोन है जो कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस, फिर नीचे आकर कहाँ पे स्टोर होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर यहाँ से रिलीज होके किडनी के अंदर क्या करता है? रिटेंशन ऑफ वाटर करता है, ठीक है जी। अब सवाल यह है कि हमें वाटर की रिटेंशन तब चाहिए जब बॉडी में पहले से वाटर की लेवल क्या हो? कम हो। लेकिन अगर एक बंदा है उसकी वाटर लेवल ठीक है, तो फिर मजीद रिटेंशन चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा कंडीशन
कि रिटेंशन ऑफ वाटर ना भी चाहिए फिर भी परसिस्टेंट किस चीज़ की रिलीज हो जाए, एडीएच की, उस कंडीशन को हम SI एडीएच कहते हैं। अब अगर वाटर ठीक है और एडीएच आता रहे तो अप्रोप्रिएट है कि इनअप्रोप्रिएट, इसको हम इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। अब सवाल ये है एडीएच रिलीज होने का सबसे मेन एरिया कौन सा है, हाइपोथैलेमस, और ये तो ब्रेन का हिस्सा है, सीएनएस का हिस्सा है। तो अगर सीएनएस में ऐसी इंजरी हो जाए तो वो किसको डैमेज करे, हाइपोथैलेमस, तो यहाँ से एबनॉर्मली किस चीज़ की फायरिंग हो सकती है, एडीएच। तो सीएनएस इंजरी में एडीएच बढ़ सकता है। दूसरी बात याद रखें, लंग्स के अंदर एक कैंसर है, अब इसमें भी एबनॉर्मल क्या बनता है, एडीएच, उसको एक्टोपिक एडीएच कहते हैं। तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में भी अगर एडीएच बनता रहे तो उससे भी SI एडीएच के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। अब लेके क्लिनिकल फीचर्स, ये पेशेंट जब आता है तो उसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है, नंबर 1 देयर इज हाइपरटेंशन। SI एडीएच के अंदर जो पेशेंट आते हैं उसकी बीपी ज्यादा होती है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज नोन एज ऑफ हाइपरटेंशन। इसका वजह यह है क्योंकि रिटेंशन ऑफ वाटर क्या होगी, ज्यादा होगी, जितना वाटर की रिटेंशन ज्यादा होगी उतना बीपी बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा होगी। नंबर 2 यहाँ पे लेके इन लोगों को नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग इसकी चांसेस होती है। ठीक है, आप लोग मुझे ये बताएं इन लोगों में यूरिन की लेवल ज्यादा होगी कि कम होगी, शाबाश कम होगी, क्योंकि इसमें एडीएच ज्यादा है तो रिटेंशन ऑफ वाटर भी ज्यादा है तो यूरिन सिंथेसिस कम होगी। तो देयर इज एनूरिया, ए मीन एब्सेंट, न्यूरिया का मतलब यूरिनेशन है। समटाइम दिस पेशेंट डेवलप नो यूरिन एट ऑल, दैट इज कॉल्ड ऑफ एनूरिया। ठीक है जी। अब आते हैं इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, इसकी जो लैब इन्वेस्टिगेशन है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। लैब इन्वेस्टिगेशन हम चेक करेंगे तो सीरम सोडियम, आप लोग बताएं सीरम सोडियम दैट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, सीरम सोडियम, शाबाश। अगर हम डिस्कस करें तो जो सीरम सोडियम है उसके साथ क्या होगी, शाबाश, दैट इज रिटेंशन ऑफ वाटर क्या है, ज्यादा है। अब पहले से इस कंसेप्ट को देखें, फॉर एग्जांपल फ्लूइड वाटर है और इसके साथ जो सोडियम है ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये बात हमने की थी कि ऑस्मोलरिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन सोडियम, ये सोडियम पर डिपेंड करता है। अगर हम फ्लूइड को लॉस करें, फ्लूइड बॉडी से लॉस हो जाए तो सोडियम का लेवल क्या होगा, ज्यादा, ऑस्मोलरिटी ज्यादा होगी। तो जब ऑस्मोलरिटी ज्यादा होगी इसका मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट क्या है, कम है। तो हमें फिर कौन सा हार्मोन चाहिए, एडीएच, ताकि वो रिटेंशन ऑफ वाटर करे और इन दोनों की लेवल को बरकरार रखे। तो नॉर्मली एडीएच तब आता है जब ऑस्मोलरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, इस पेशेंट में वाटर लॉस की हिस्ट्री नहीं है। इस पेशेंट की जो वाटर लेवल है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन या तो इसको सीएनएस इंजरी हुई है या इसको स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है जिसमें वाटर को दे के बगैर परसिस्टेंट किस चीज की रिलीज हो रही है, एडीएच की रिलीज हो रही है। तो ये वाटर मजीद ज्यादा होंगे कि नहीं, तो रिटेंशन ऑफ वाटर ज्यादा होगा तो फ्लूइड लेवल क्या होगा, ज्यादा, और इस फ्लूइड लेवल पे रिलेटिवली सोडियम का लेवल क्या पड़ जाएगा, कम बढ़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, इसको क्या कहते हैं, डाइल्यूशनल। हमने सोडियम लॉस नहीं किया है, सोडियम उतना है, लेकिन हमने सोडियम के ऊपर फ्लूइड का लेवल क्या किया है, ज्यादा किया है। पहले 5 सोडियम के लिए 5 वाटर मॉलिक्यूल थे, लेकिन आपने 5 मजीद रिटेन किए हैं, तो अब 5 तो उतने अपने नॉर्मल है, लेकिन 5 की लेवल पे आपने 10 बढ़ाए हैं, तो आपने डाइल्यूट कर दिया सोडियम को, तो रिलेटिवली फ्लूइड के लेवल पे सोडियम का लेवल क्या पड़ गया, कम पड़ गया। एग्जाम में आता है, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल उतना ही होगा लेकिन रिटेंशन ऑफ वाटर इतना ज्यादा होगा कि उस पर सोडियम का लेवल कम पड़ जाएगा, और इस कंडीशन को हम डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि अगर एक पेशेंट है उसको SIADH है, अब देखिए इसकी ट्रीटमेंट लेके कि व्हाट ट्रीटमेंट वी शुड गिव। आप लोग जब NLE स्टेप 1 में बैठेंगे ना, ये इस क्लास में नोट कर ले कि आप लोगों को MCQs में SIADH की ट्रीटमेंट आती है, और फर्स्ट आप क्या करेंगे ये चीज़ जहन में याद रखना है। मैं डायरेक्ट लिखता नहीं हूँ, पहले आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोगों ने इसको कैसे याद करना है। देखिए, एनी पेशेंट हु प्रेजेंटेड विद CNS इंजरी, और CNS इंजरी के बाद वो ये कहे कि उसकी यूरिनेशन कम पड़ गई है, मतलब या तो यूरिन कम आ रही है या यूरिन है ही नहीं, मतलब क्योंकि रिटेंशन ऑफ वाटर ज्यादा है तो यूरिन लेवल क्या होगी, कम होगी। तो एनी CNS इंजरी विच लीड्स टू एन्यूरिया, नंबर 1 पॉइंट, और उसके अंदर कौन सा हाइपोनेट्रीमिया हो, डाइल्यूशनल। तो आप समझ जाइए कि उस बंदे में SIADH है। यह एक पेशेंट है उसको लंग कैंसर है, और लंग कैंसर के बाद उसको एनूरिया है और डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया है, तो उसमें भी क्या है, SIADH है। पहला क्या करेंगे, बट यू विल डू विद द डॉक्टर, द फर्स्ट थिंग द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन दिस कंडीशन। यहाँ पे रिटेंशन ऑफ वाटर ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। एडीएच जो है परसिस्टेंट इंक्रीज हो रहा है और एडीएच का काम रिटेंशन ऑफ वाटर है, तो SIADH में वाटर की रिटेंशन ज्यादा है, पहले से फ्लूइड ज्यादा है, तो आप उस बंदे को मजीद फ्लूइड ऑफर कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन SIADH इज फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। क्या करेंगे, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। पेशेंट को बाहर से फ्लूइड बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि पहले से रिटेंशन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है, तो आप बाहर से मजीद फ्लूइड नहीं दे सकते। तो ये क्वेश्चन E1 FCPS में
एनएलई में हर जगह पे आता है, द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एसआईएडीएच दैट इज फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। हम क्या करेंगे? फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे। पेशेंट को बाहर से बिल्कुल भी फ्लूइड नहीं देंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर दूसरी बात, इन पेशेंट को हम क्या देंगे? शाबाश, देयर इज अ ड्रग वी शुड गिव। हम एक और ड्रग दे सकते हैं जिस पे हम एडीएच को काम करने ना दें। इस पेशेंट में एडीएच की रिलीज क्या है? ज़्यादा है। तो अगर हम ऐसा ड्रग दें कि एडीएच की काम को ब्लॉक करे तो मजीद रिटेंशन ऑफ वाटर नहीं होगी। तो लेके एडीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, हम क्या देंगे? एडीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है? ब्लॉकर। तो मतलब ऐसा ड्रग देंगे जो एडीएच की काम को क्या करे? ब्लॉक करे। द ड्रग इज कॉल्ड टोलवेप्टान। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, टोलवेप्टान। ठीक है, टोलवेप्टान। ये जो टोलवेप्टान है ये ऐसा ड्रग है, ये एडीएच को अपने रिसेप्टर पे काम करने नहीं देगा। ठीक है जी। और इसमें कोन आई वेप्टान, ये जो वेप्टान के नाम से आते हैं दैट इज कॉल्ड कोन आई वेप्टान। सो कोन आई वेप्टान, टोलवेप्टान, दीज आर द ड्रग विच इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एडीएच। ये एडीएच को अपने रिसेप्टर पे काम करने नहीं देगी। जब एडीएच काम नहीं करेगा रिटेंशन ऑफ वाटर नहीं होगा। ठीक है, एंड दैट वी वांट इन दिस पेशेंट। अब अगर एक पेशेंट है और से सुने, उसमें एसआईएडीएच की जो सिविरिटी है वो ज़्यादा है, तो रिटेंशन ऑफ वाटर क्या है? ज़्यादा है। तो जितना रिटेंशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा उतना सोडियम की लेवल क्या होगी? कम होगी। अगर सोडियम की लेवल एफ फॉर एग्जांपल लेस देन 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, अगर 110 से कम हो जाए, नॉर्मल जो सोडियम है ना, नॉर्मल 135 से लेके 145 तक होता है। अगर सोडियम 120 पे आया है, 110 पे आया है, 115 पे आया है, ठीक है। लेकिन अगर ये किससे कम हो जाए? 110 से कम हो जाए, वी हैव टू करेक्ट सोडियम। हम फिर किसको करेक्ट करेंगे? सोडियम। बाहर से सोडियम देंगे लेकिन स्लो रेट से देंगे। अगर आप ज्यादा सोडियम तेजी के साथ देंगे इट डैमेज द पोन्स। ये किस एरिया को डैमेज करते हैं? पोन्स को। क्योंकि पोन्स की जो न्यूरॉन है, हमारे पास ब्रेन के अंदर एक एरिया है जिसको पोन्स कहते हैं, ये नाम सुना क्या नहीं? और जो पोन्टाइन न्यूरॉन है दे आर वेरी सेंसिटिव टू सोडियम। ये किसको सेंसिटिव है? सोडियम। अब इधर देखें, ये वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब ब्रेन की बात कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल ब्रेन के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? पोन्स की। पोन्स की जो न्यूरॉन है इसके ऊपर एक शीट होता है, माइलिन शीट। अब उस माइलिन शीट की अगर लाइसिस हो जाए, माइलिनोलाइसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ माइलिन शीट इज कॉल्ड माइलिनोलाइसिस। इस कंडीशन को हम मेडिकल में सीपीएम कहते हैं, सेंट्रल पोन्टाइन माइलिनोलाइसिस। ये तब होता है अगर आप सोडियम को रैपिडली करेक्ट करें। तो एग्जाम के अंदर ये सवाल आता है, नीचे लिखे, सोडियम शुड बी करेक्टेड स्लोली। हम सोडियम बाहर से देंगे बट स्लो रेट से देंगे टू प्रिवेंट व्हाट? सेंट्रल पोन्टाइन माइलिनोलाइसिस। ठीक है जी। अगर आप सोडियम को एकदम से देंगे, बहुत ज्यादा देंगे, तो पोन्स के अंदर जो न्यूरॉन है उसकी माइलिन शीट डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी। इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने याद रखे, इट इज ड्यू टू हाँ जी रैपिड करेक्शन ऑफ सोडियम। अगर आप सोडियम को रैपिडली करेक्ट करेंगे तो फिर ये होगा, इसलिए हम सोडियम को क्या करेंगे? स्लोली करेक्ट करेंगे। ठीक है जी। सो दिस व्हाट ऑल अबाउट दी एसआईएडीएच सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये इसके बारे में मेन पॉइंट्स हैं। अब आते हैं एक और कंडीशन की तरफ, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। हेडिंग दे दें कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। भाई यहाँ पे एसआईएडीएच में जो क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखे हैं वो तीन तरह के आते हैं, या तो लंग्स में कैंसर है या सीएनएस इंजरी है, और इसके बाद पेशेंट को एनूरिया है और देयर इज डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। थिंक अबाउट एसआईएडीएच। द कॉर्नरस्टोन ट्रीटमेंट ऑफ एसआईएडीएच फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। और अगर सोडियम की लेवल 110 से कम है तो हम बाहर से सोडियम देंगे, किस रेट से? स्लो रेट से। रैपिड करेक्शन नहीं करेंगे टू प्रिवेंट सेंट्रल पोन्टाइन माइलिनोलाइसिस। दूसरी बात, एक दफा एग्जाम में क्वेश्चन आता है एनएलई के अंदर, एक दो एग्जाम पहले, एक पेशेंट है उसको एक ड्रग दिया जाता है, उस ड्रग का नाम टोलवेप्टान है। कौन सा है? टोलवेप्टान। सो दिस ड्रग इनहिबिट द एक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। उसका आंसर क्या था? एडीएच। क्योंकि ये दोनों ड्रग जो है ये एडीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब ब्लॉकर है, क्योंकि ये ड्रग अगर आप किसी को देंगे ये एडीएच को काम करने नहीं देंगे। ठीक है जी। ये एडीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। हमने ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट भी पढ़ा है, उसका नाम पेगविसोमांट है, ये भी हमने 2 दिन पहले पढ़ा है। तो पेगविसोमांट ग्रोथ रिसेप्टर हार्मोन इनहिबिटर है, और ये दोनों जो होते हैं एडीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाते हैं, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। एटलीस्ट 2 MCQs क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक विल बी देयर इन एग्जाम। मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, नाम से पता चलता है कि ये वो कंडीशन है जिसमें एक ही पेशेंट के अंदर एक से ज्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड की कैंसर हो। न्यूप्लेजिया का मतलब क्या है? कैंसर है। मल्टीपल मीन मेनी, पोली, एंडोक्राइन मीन एंडोक्राइन ग्लैंड, न्यूप्लेजिया मीन कैंसर। यहाँ पे लिखे अ फैमिली डिसऑर्डर्स, ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है। अ फैमिली डिसऑर्डर्स इन विच देयर इज more than one
एंडोक्राइन ग्लैंड कैंसर इन सिंगल पेशेंट। अब देखिए, इसका मतलब एक बंदे में अगर एक से ज्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड की कैंसर हो तो उसको क्या कहते हैं? मेन कहते हैं, MEN, मेन, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। अब यहाँ पे लेके एमसीक्यूज के लिए कि ऑल मेन्स, अब इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। ऑल मेन्स का मतलब क्या है कि जितने टाइप्स है मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया के आर ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या होते हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसका मतलब ये है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। मतलब इस तरह की डिजीज के लिए दोनों पेरेंट्स में से एक जीन काफी होता है, चाहे वो मदर से आए चाहे वो फादर से आए। तो वन जीन इज इनफ टू ट्रांसमिट दिस डिजीज। ऐसे डिजीज को हम ऑटोसोमल डोमिनेंट कहते हैं। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको अपेयर होने के लिए एक जीन फादर से आना चाहिए और एक को मदर से आना चाहिए, उसको ऑटोसोमल रिसेसिव कहते हैं। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक डिफेक्टिव जीन कंट्रीब्यूट करे अपने बच्चे को और फिर जाकर उसमें जनाब वो प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ऑटोसोमल डोमिनेंट कहते हैं। अब लेके कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, एग्जाम के अंदर इसकी टाइप्स में से एमसीक्यूज आते हैं। तो टाइप्स आप लोगों को लिखना है सबसे पहले मेन वन, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1, एक को हम कहते हैं मेन वन। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना है कि जो मेन वन है इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज वर्मर सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं? वर्मर सिंड्रोम। तो मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1 इज आल्सो नोन एज वर्मर सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं? वर्मर सिंड्रोम। अब इस वर्मर सिंड्रोम या मेन वन में होता क्या है, इसमें आप लोगों को याद रखना है कि इस तरह के लोगों के अंदर नंबर 1 देयर इज पिट्यूटरी कैंसर। किस ग्लैंड की कैंसर होती है? पिट्यूटरी ट्यूमर। इन लोगों के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड की कैंसर होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है कि नहीं? तो पिट्यूटरी ट्यूमर होती है। नंबर 2, इन लोगों के अंदर पेंक्रियाटिक कैंसर होता है। क्या होता है? पेंक्रियाटिक कैंसर। लेकिन यहाँ पे आप लोग को मैं बताता चलूँ, जो पेंक्रियाटिक कैंसर है उसको थोड़ा सा और से देखें। पेंक्रियास के अंदर कौन कौन से सेल होते हैं? बस अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड जी सेल। ठीक है, जी सेल से क्या आता है? गैस्ट्रीन। तो इन लोगों के अंदर गैस्ट्रिनोमा के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, पेंक्रियास के अंदर बीटा सेल से क्या रिलीज होता है? इंसुलिन। इन लोगों में इंसुलिनोमा के चांसेस होते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन आता है, इन लोगों में ग्लूकागोनोमा के चांस होते हैं। तो एग्जाम के अंदर अगर आ जाए कि ग्लूकागॉन कैंसर, इंसुलिन कैंसर, गैस्ट्रीन कैंसर, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? पेंक्रियाटिक ट्यूमर के अंदर। ठीक है जी, इसका मतलब ये है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता जाऊँ एग्जाम के लिए कि गैस्ट्रीन का जो कैंसर है पेंक्रियास का, उसका नाम गैस्ट्रिनोमा है। फिर अगर ऐसा कैंसर है पेंक्रियास के अंदर जिसमें इंसुलिन का लेवल ज्यादा हो जाए तो उसको इंसुलिनोमा कहते हैं। और अगर ऐसा कैंसर हो जाए जिसमें ग्लूकागॉन का कैंसर हो तो उसको ग्लूकागोनोमा कहते हैं। इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो उसको पेंक्रियाटिक ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों कहाँ से निकलते हैं? पेंक्रियास से निकलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। इन लोगों में पैराथायराइड कैंसर होते हैं। कौन से? पैराथायराइड। जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसकी कैंसर भी हो सकती है। तो प्लीज ये 3 चीजें आप लोगों ने और से सुनने हैं, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड कैंसर या पैराथायराइड ट्यूमर। ठीक है जी। तो अब देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेंक्रियास एंड पैराथायराइड, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है कि नहीं? अब अगर एक ही बंदे में, एक ही पेशेंट में इन 3 ग्लैंड का कैंसर इकट्ठा आ जाए तो ये एक ग्लैंड है कि मल्टीपल है? मल्टीपल है। और सारे कौन से ग्लैंड हैं? एंडोक्राइन है। और सबकी कैंसर है, न्यूप्लेजिया है, तो इसको मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1 कहते हैं। तो एग्जाम के अंदर इस तरह आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेन वन एक्सेप्ट ऑफ। तो ये 3 भी देते हैं और चौथा फियोक्रोमोसाइटोमा देते हैं, लेकिन इसमें फियोक्रोमोसाइटोमा नहीं होता। तो आप लोगों ने इस क्लास में याद रखें कि जब हम मेन 1 की बात करते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? वर्मर सिंड्रोम। तो ऐसे लोगों में पिट्यूटरी ग्लैंड कैंसर होता है, ऐसे लोगों में पैराथायराइड कैंसर होता है और पेंक्रियाटिक कैंसर होता है। ठीक है जी। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है जो फीमेल के अंदर ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है, उस हार्मोन का नाम प्रोलैक्टिन है। तो याद रखें एग्जाम में मेन 1 के अंदर जो पिट्यूटरी ट्यूमर है 90% लोगों में प्रोलैक्टिन ट्यूमर होता है। कौन सा? प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पे आप लोग पिट्यूटरी ट्यूमर के सामने लेके प्रोलैक्टिनोमा, इन लोगों में क्या होता है? प्रोलैक्टिनोमा। अ ट्यूमर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, दैट इज नोन एज प्रोलैक्टिनोमा। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज एग्जाम में आ सकता है। अब ये जो हमने डिस्कस की है, दीज आर नोन एज मेन 1। अब आते हैं मेन 2 की तरफ। मेन 2 जो है उसमें अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं, तो इसको और से देखें। मेन 2 यहाँ पे लेके, फॉर एग्जांपल इसकी जो सेकंड टाइप है ना, इसको कहते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2। इसको हम टाइप 1 कहते हैं। और अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? टाइप 2। जो टाइप 2 है ना, इसको मजीद डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, मेन 2A एंड मेन 2B। अब देखें, इसमें हम डिस्कस करेंगे एक साइड पे लेके मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2A और एक को हम कहते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2B। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है,
वन के टाइप्स नहीं होते, वन सिंपल है, लेकिन जो मेन टू है इसको मजीद कितने में डिवाइड करते हैं, दो में, एक 2A है और एक 2B होता है। अब जो 2A है ना, एग्जाम में याद रखे, इसका एक और नाम है, इसको हम स्टेपल सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेपल सिंड्रोम। सो मेन 2A इज नोन एज स्टेपल सिंड्रोम, और मेन 1 को हमने क्या नाम दिया था, वर्मा सिंड्रोम। जो मेन 2B है इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक है जी। तो मेन 2A सिर्फ वो याद रखना है। अब आते हैं दो कंडीशन की तरफ, और से सुने। जो मेन 2A वाले पेशेंट होते हैं उसमें भी पैराथायराइड कैंसर होता है। कौन सा, पैराथायराइड। इन लोगों के अंदर पैराथायराइड कैंसर होता है। क्या बात, पैराथायराइड ट्यूमर। चलिए जी, अब आप लोग मुझे ये बताएं, हाँ फयाज बताएगा, विच ग्लैंड प्रेजेंट अबव द किडनी, किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं, दो, कौन कौन से, एड्रीनल कार्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। जो एड्रीनल मेडुला है वो अंदर वाली साइड पे है और कार्टेक्स तो बाहर वाली साइड है। एड्रीनल मेडुला से कौन से हार्मोन आते हैं, सब कैटाकोलामिन, एपेनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन एंड डोपामिन। ऐसे पेशेंट जिसको कैंसर हो एड्रीनल मेडुला के अंदर और उसमें केटाकोलामिन का लेवल ज्यादा हो जाए, उस कैंसर को फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। तो मेन 2A के अंदर पैराथायराइड के साथ फियोक्रोमोसाइटोमा भी होता है, ठीक है जी। यहाँ पे लिखे फियोक्रोमोसाइटोमा। तो प्लीज न्यू स्टूडेंट्स इतना याद रखें, व्हाट इज फियोक्रोमोसाइटोमा, इट इज अ ट्यूमर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ व्हाट, केटाकोलामिन। उसमें एपेनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन एंड डोपामिन का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। चलिए जी, जो लोग पढ़ चुके हैं वो आंसर अगर कर सकते हैं, हमने थायराइड कैंसर पढ़े थे, थायराइड ग्लैंड के कुछ कैंसर के नाम हमने पढ़े थे, एनीवन कैन लेस, क्या बस एक एक बताए, और से सुने सारे। जो थायराइड ग्लैंड है उसमें 4 किस्म के कैंसर हो सकते हैं। एक का नाम फोलिकुलर कार्सिनोमा, एक पेपिलरी कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा एंड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ये 4 किस्म के होते हैं। जो मेन 2A वाले पेशेंट है उसमें एक कैंसर कहाँ का होता है, पैराथायराइड, और एक फियोक्रोमोसाइटोमा। इन लोगों में एक कैंसर थायराइड के अंदर होता है, लेकिन थायराइड में कितने कैंसर है, 4। उन 4 में से द मोस्ट कॉमन कैंसर विच इज फाइंड आउट इन दिस पेशेंट, मेडुलरी कार्सिनोमा। कौन सा होता है, मेडुलरी कार्सिनोमा। तो यहाँ पे एग्जाम में आप लोगों ने MCQ में याद रखना है, दिस इज कॉल्ड मेडुलरी कार्सिनोमा। अब आप लोगों को एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, वो मैं अभी हिंट में लिखूंगा। तो मेडुलरी कार्सिनोमा इज प्रेजेंट इन दी मेन 2A। तो आप लोग यहाँ पे लेके मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, किस ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड की। ये जो मेडुलरी कार्सिनोमा है इसके अंदर कैल्सिटोनिन का लेवल ज्यादा होता है। किस चीज का, कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जब उसका लेवल बढ़ जाए तो वो कैल्शियम को कम करता है। तो दीज पेशेंट डेवलप हाइपोकैल्सीमिया सिम्टम। इसमें क्या होते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। अब आते हैं मेन 2B की तरफ। शाबाश। जो मेन 2B है इसके अंदर जनाब हमारे पास कौन कौन से कैंसर होते हैं, इन लोगों के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा। क्या होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। नंबर 2, इन लोगों के अंदर एक और कैंसर होता है, GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट म्यूकोजल कैंसर। मतलब GIT की जो म्यूकोजा है स्टमक की, इंटेस्टाइन की, उसकी जो म्यूकोजा से आने वाले कैंसर होते हैं, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो कैंसर है वो मेन 2B के अंदर होते हैं, ठीक है जी। नंबर 2 इसके अंदर लेके अनदर इज देयर इज मेडुलरी कार्सिनोमा। इन लोगों में क्या होता है, बस मेडुलरी कार्सिनोमा। अफेयर आंसर इज थायराइड ग्लैंड। तो मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड। और यहाँ पे अब MCQs बताऊंगा। ये MCQs आप लोगों को प्लेब में, यूएसएमएलई में, इस तरह के एग्जाम के अंदर भी हेल्प दे सकते हैं। दीज पेशेंट ऑलवेज हैव मार्फनाइड हैबिट। इन लोगों में क्या होते हैं, मार्फनाइड हैबिट। इसका मतलब यह है कि इन लोगों की जो हाइट है वो नॉर्मल से क्या होती है, लॉन्ग होती है। दीज पेशेंट लुक लाइक मार्फन सिंड्रोम पेशेंट। और मार्फन सिंड्रोम के अंदर जो हाइट है वो लॉन्ग होती है, ठीक है जी। तो आप एग्जाम के अंदर अगर आ जाए कि ऐसा मेन मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूक्लेजिया का नाम बताए जिसमें पेशेंट टाल होता है, मार्फनाइड हैबिट में आता है, वो मेन 2B होता है। क्या होता है, मेन 2B। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब एग्जाम के अंदर जो MCQs आते हैं ना, इसको और से देखें। यहाँ पे आप लोगों ने नीचे लिखना है नोट में। नोट में देखें, हमने सबसे पहला टाइप कौन सा वाला पढ़ लिया है, बस मेन 1। पहला क्या था, मेन 1। फिर दूसरा कौन सा पढ़ा है, मेन 2A, हाँ जी। और आखिर में क्या पढ़ा है, मेन 2B। अब ये जो हमारे पास 3 टाइप्स है, इसको आप लोगों ने कैसे याद करना है, मेन 1, मेन 2A एंड मेन 2B। अब मेन 1 के अंदर कितने कैंसर है, 3, पिट्यूटरी, पैंक्रियाटिक एंड पैराथायराइड। तो आप अगर देखें तो हर एक वर्ड में P आता है कि नहीं, तो याद रखें मेन 1 इज ए 3P कैंसर। ये क्या होता है, 3P कैंसर होता है। फिर मेन 2A की तरफ आ जाए, इसमें कितने P है, हाँ जी, 2P कैंसर होता है। समझ रहे कि नहीं। इसमें एक पैराथायराइड है और एक फियोक्रोमोसाइटोमा है। मेडुलरी तो है लेकिन इसमें P नहीं आता, मैं P की बात कर रहा हूँ। तो मेन 2A में कितने P है, 2। ये 2P कैंसर है। और इसमें कितने P है, 1। ये 1P कैंसर है। तो देखे 1 2 3, ये 3 2 1, जितना आप नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ P कम होता जाएगा। तो 3P कैंसर इज मेन 1,
2p के आंसर इज 2a एंड 1p के आंसर इज 2b। क्लियर है, ये एग्जाम क्वेश्चन है। अब आते हैं क्लिनिकल केसेस की तरफ कि आप लोग जब एनालिसिस स्टेप 1 में बैठते हैं तो आप लोगों को यहाँ से एमसीक्यूज किस तरह आते हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जाम क्वेश्चन बताया है कि चाहे मेन 1 है, चाहे मेन 2a है और चाहे मेन 2b है, जो भी टाइप्स है ऑल आर ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये सारे क्या होते हैं ऑटोसोमल। अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑल मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूक्लिया, चाहे 1 हो 2 हो, चाहे ए है चाहे बी है, जो भी नाम पे मेन है वो सारे क्या है ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। अब यहाँ पे लेके क्लिनिकल सिनेरियो, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है क्लिनिकल केस का, ये आप लोगों ने याद रखना है। 29-year-old मेल came to the oncology ward for review, who is previously diagnosed for min 1। ठीक है, which of the following screening test should be done annually, annually मतलब per year, even in the absence of symptoms। अब ये क्वेश्चन जो है ये कम स्टूडेंट हेड करते हैं, इस तरह रटे तो सारे लगाते हैं कि इसमें ये है इसमें ये है, लेकिन आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन सीखने हैं। ठीक है जी, जो कल को एग्जाम में आ जाए और आप लोग इसका आंसर कर सकें। नेक्स्ट देखिए एक और केस, 36-year-old male with known case of MEN2A and he already did parathyroidectomy, but his genetic testing is positive for, याद रखना है, व्हाट इज दिस, रेड जीन। इसको क्या कहते हैं, रेड जीन। व्हाट इज दी नेक्स्ट मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन ये लेके शाबाश, ठीक है नहीं, इसकी हम नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट लेके लास्ट क्वेश्चन इसमें लेके एमसीक्यूज आप लोगों को इससे क्वेश्चन में इस तरह आते हैं। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने हल करने हैं। इसमें लेके अ मिडिल एज मेल presented with sweating, episodic hypertension, tachycardia, headache, tachycardia, headache, carpopedal spasm, and on examination he looks tall, most likely diagnosis। पहले क्वेश्चन को शाबाश, पहले टारगेट करते हैं, पहले क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट हमने डिस्कस करना है, फिर सेकंड पे आएंगे और आखिर में थर्ड पे आएंगे, क्योंकि ये दोनों कंडीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन रीड करके इस पे सोचें। हाँ जी,
इसके साथ देखें पहले क्वेश्चन को, 29-year-old male came to the oncology ward for review who is previously diagnosed for MEN1। अब MEN1 के अंदर आप लोग जहन में लाए कि कौन कौन से कैंसर है, एक पिट्यूटरी है, एक पैराथायराइड है और एक पैंक्रियाटिक है, ठीक है। कहते हैं कि इस बंदे के एनुअली पर ईयर एक स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, भले उसको सिम्टम हो या ना हो, लेकिन इस बंदे का हम पर ईयर किया करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट। एंड दैट इज ऑलवेज इन द एग्जाम रिमेंबर सीरम प्रोलैक्टिन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? सीरम प्रोलैक्टिन, क्योंकि पिट्यूटरी ट्यूमर इन लोगों में ज़्यादा होती है और पिट्यूटरी के अंदर प्रोलैक्टिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चाहे सिम्टम हो या ना हो, चाहे जेंडर मेल है या फीमेल है, तो हम सीरम प्रोलैक्टिन हर साल इसके चेक करते हैं ताकि इसका लेवल हम देख सकें कि वो बढ़ता तो नहीं है। क्योंकि MEN1 के अंदर जो 85% कैंसर है वो पिट्यूटरी कैंसर होते हैं, और पिट्यूटरी के अंदर जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो प्रोलैक्टिनोमा है। और प्रोलैक्टिनोमा जैसे कैंसर को मालूम करने के लिए हम एनुअली क्या करेंगे? सीरम प्रोलैक्टिन चेक करेंगे। तो ये एग्जाम क्वेश्चन बन गया कि MEN1 मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया 1 के अंदर अगर एनुअली स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में कोई बंदा पूछे तो वो सीरम क्या चेक करेंगे? प्रोलैक्टिन चेक करते हैं। अब आते हैं इस कंडीशन की तरफ, ये आप लोग कोशिश करें कि आंसर करें। 36-year-old मेल है और इसमें MEN2A है, तो MEN2A के अंदर कौन कौन से कैंसर है? इस MEN2A के अंदर पैराथायराइड है, इसमें फियोक्रोमोसाइटोमा है और साथ में मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड है। अब इधर देखें, इसमें बताया गया है कि इस पेशेंट की ऑलरेडी पैराथायराइडेक्टोमी हो चुकी है। ये जो पैराथायराइड एडिनोमा है, कैंसर है, उसकी वजह से हमने पैराथायराइड को रिमूव किया है। लेकिन अब पता चला कि इस पेशेंट के अंदर जो जेनेटिक टेस्टिंग है उसमें कौन सा जीन पॉजिटिव है? रेड जीन। और जब एग्जाम के अंदर आ जाए रेड जीन म्यूटेशन, थिंक अबाउट मेडुलरी कार्सिनोमा, कि जो थायराइड कैंसर है इसमें जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है मेडुलरी कार्सिनोमा के सामने लेके रेड जीन म्यूटेशन, जो रेड जीन म्यूटेशन है ये किस कैंसर में होता है? मेडुलरी कार्सिनोमा में। तो आप लोग क्या करेंगे? एक कैंसर अगर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो तो हम रिवर्स कर सकते हैं? नो। तो हमारा नेक्स्ट बेस्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हम उस ग्लैंड को रिमूव करें जिसके अंदर कैंसर होता है। तो लेके टोटल थायराइडेक्टोमी हम क्या करेंगे? टोटल। अब इसमें रेड जीन म्यूटेशन है और रेड जीन कौन सा कैंसर है? मेडुलरी कैंसर है, और मेडुलरी कैंसर किस ग्लैंड से निकलता है? थायराइड। तो हमने थायराइड को ही खत्म करना है, क्योंकि अगर आप उसको खत्म नहीं करेंगे तो ये मसला बढ़ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें MEN2A हो और उसमें पैराथायराइड ग्लैंड पहले से रिमूव की गई हो और उसमें कौन सा जीन म्यूटेशन आ जाए? रेड जीन। तो आपका नेक्स्ट बेस्ट स्टेप होना चाहिए टोटल थायराइडेक्टोमी, दैट इज कॉल्ड टोटल थायराइडेक्टोमी। क्लियर है? दैट इज नोन एज टोटल थायराइडेक्टोमी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ मिडिल एज मेल प्रेजेंटेड विद स्वेटिंग, एपिसोडिक हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया एंड हेडेक। ये जो सिम्टम्स है ना ये वाले, ये कि बीपी बढ़ जाना, हेडेक आना, स्वेटिंग आना, ये तब होता है जब कैटाकोलेमिन का लेवल क्या हो? ज़्यादा। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, क्योंकि इसमें एपेनेफ्रिन नॉरेपेनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पे कार्पोपेडल स्पाज्म है, तो कार्पोपेडल स्पाज्म से मुराद हाथ के अंदर इस तरह रिजिडिटी है, दैट इज अ साइन ऑफ टेटिनी। और टेटिनी तब होता है जब कैल्शियम का लेवल कम होता है, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया किस कैंसर में होता है? मेडुलरी कार्सिनोमा। तो ये जो कार्पोपेडल स्पाज्म है ये किसकी तरफ निशानी है? मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। और यहाँ पे द पेशेंट लुक टाल, ये जो टाल है ये मार्फनाइट हैबिट है। क्या है? मार्फनाइट हैबिट। मैंने आप लोगों को बताया था मार्फन सिंड्रोम के जो पेशेंट आते हैं ये यूजुअल से क्या होते हैं? टाल होते हैं। ये तीन बातें और से सुने, फियोक्रोमोसाइटोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा एंड मार्फनाइट हैबिट। इसकी मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या बनेगी? MEN2B। ये क्या होगी? MEN2B। हमने बताया था कि जो MEN2B है उसमें एक फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, एक मेडुलरी कार्सिनोमा होता है और एक मार्फनाइट हैबिट होती है। यहाँ पे इस केस की जो डायग्नोस है दैट इज नोन एज MEN2B। ये तीन क्वेश्चन जिसने सही तरीके से सीख लिए तो आप लोग आसानी से इसके बारे में आंसर दे सकते हैं। तो MEN1 के अंदर एनुअल स्क्रीनिंग में हम क्या चेक करेंगे? सीरम प्रोलैक्टिन चेक करेंगे। MEN2A के अंदर अगर रेड जीन की म्यूटेशन आ जाए तो उसका नेक्स्ट आंसर थायराइडेक्टोमी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें कि अगर फियोक्रोमोसाइटोमा मार्फनाइट हैबिट के साथ कोई भी आ जाए, थिंक अबाउट MEN2B। क्लियर है? अब ये तो मैंने बहुत आसान दिया है, वो आप लोग कंफ्यूज करने के लिए इधर उधर की चीजें देंगे, लेकिन आखिर में जरूर बताएंगे द पेशेंट लुक टाल। तो जिस मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया के अंदर मार्फनाइट सिम्टम्स आते हैं ऑलवेज थिंक अबाउट MEN2B। अब इसमें एक और क्वेश्चन रहता है, ये भी आप लोग नोट करें क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखे एक और क्लिनिकल केस है, दिस केस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इन एसिम्प्टोमेटिक 36-year-old, इन एसिम्प्टोमेटिक 36-year-old man, an asymptomatic 36-year-old man present with 2 centimeter, present with 2 centimeter thyroid mass, thyroid mass, TFT stands for thyroid function test. TFT was
अनरिमार्केबल, अनरिमार्केबल का मतलब क्या है, नॉर्मल है। बट एफ एन ए सी स्टैंड फॉर फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए हम थायराइड से बायोप्सी लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एफ एन ए सी शोज मेडुलरी कार्सिनोमा। टीएफटी पे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मां से 2 सेंटीमीटर का, और उस मां से जब हमने बायोप्सी ले ली तो उसमें कौन सा कैंसर निकला, मेडुलरी कार्सिनोमा। एफ एन ए सी शोज मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, सी स्टैंड फॉर कार्सिनोमा, ठीक है। एक थायराइड के अंदर मेडुलरी कार्सिनोमा है। टोटल थायराइडेक्टोमी, हाँ जी, टोटल थायराइडेक्टोमी वाज डन, टोटल थायराइडेक्टोमी was done and later thyroxine replacement started। मैंने आप लोग को यह बताया था कि जब मेडुलरी कार्सिनोमा आ जाए तो हम क्या करेंगे, टोटल थायराइडेक्टोमी। तो जब थायराइड ग्लैंड को रिमूव करेंगे तो फिर तो T3 T4 नहीं बनेगी, तो फिर बाहर से हम थायरोक्सिन स्टार्ट करेंगे। थायरोक्सिन T4 हार्मोन है, और ये जो थायरोक्सिन है ये बॉडी के अंदर किस में कन्वर्ट होता है, T3 में कन्वर्ट होता है। T4 कैन कन्वर्ट इनटू T3। लेकिन एग्जाम के अंदर आता है व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट डन प्रायर या बिफोर सर्जरी। अब एनीवन शाबाश कैन गेस। इस का जवाब अगर आप लोग ना दें नो प्रॉब्लम, पहले मुझे समझाए कि इसके अंदर एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। आप इसकी जनाब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि व्हाट द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, वो क्या बता रहे हैं और आप लोग इस चीज़ को किस तरह समझते हैं। आप लोग के ख्याल में इसमें क्या चल रहा है इस कंडीशन के अंदर। हाँ जी शाबाश। एक पेशेंट है, उसको थायराइड मास है 2 सेंटीमीटर का, लेकिन टीएफटी पे तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन बायोप्सी ने बताया कि मेडुलरी कार्सिनोमा है। मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर हमने उसी थायराइड को निकालना है और बाद में हम थायरोक्सिन देंगे, लेकिन सर्जरी करने से पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट का नाम बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपने आप से सोचें कि यार हमने मेडुलरी कार्सिनोमा कहाँ पे पढ़ा है, मेन 1 में पढ़ा है, मेन 2A में पढ़ा है, या मेन 2B में पढ़ा है। शाबाश, हाँ मेन 2A, हाँ जी, और फिर मेन 2B में भी है। अब देखें जो चीज़ें हमने लिखी है इसको थोड़ा सा बैक जा कर देखें, याद रखें मेन 2A और मेन 2B। आप लोग पेज को देखें, मेन 2A और मेन 2B इन दोनों में मेडुलरी है कि नहीं, दोनों में मेडुलरी कार्सिनोमा है। एमसीक्यूज ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेन 2A है उसमें एक और कैंसर भी है, उसका नाम क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा, और इसमें एक और कैंसर है उसका नाम भी फियोक्रोमोसाइटोमा है कि नहीं। फियोक्रोमोसाइटोमा एक में है कि दोनों में, हाँ जी दोनों में है, मेन 2A में भी है और मेन 2B में है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है ना, इसके साथ मेन 2A में पैराथायराइड है और इसके साथ मार्फानाइट हैबिट होता है, ऐसा है कि नहीं। एग्जाम के अंदर आता है इस फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर हमेशा किस चीज़ की लेवल बढ़ती है, कैटाकोलामीन, और कैटाकोलामीन के अंदर एपेनेफ्रीन है, नॉरएपिनेफ्रीन है। याद रखें जो एपेनेफ्रीन है या नॉरएपिनेफ्रीन है प्लस डोपामीन, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जब बॉडी में बढ़ते हैं दे इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये बीपी बढ़ाते हैं, क्योंकि एपेनेफ्रीन नॉरएपिनेफ्रीन एक्टिवेट बीटा 1 रिसेप्टर इन द हार्ट, और जब आप बीटा 1 को एक्टिवेट करेंगे तो हार्ट रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात थोड़ी सी डेप्थ वाली है, गहराई वाली है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे। इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, दे आस्क मल्टीपल टाइम, बट इफ यू आंसर लाइक दिस दैट विल बी अ ब्रिलियंट कंसेप्ट। कि जो मेडुलरी कार्सिनोमा का जिक्र आ जाए क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोगों ने जहन में दो चीज़ें लानी है, या तो मेन 2A है या मेन 2B है। इधर तो मार्फानाइट हैबिट का कोई जिक्र है, नो, तो हम मेन 2B पे हाथ नहीं रख सकते। इधर पे पैराथायराइड का कोई जिक्र है, नो, तो हम मेन 2A की तरफ भी नहीं जा सकते, लेकिन होने पे दोनों हो सकते हैं। वो कहते हैं कि जब आप थायराइड को रिमूव करेंगे तो आपने पहले से मस्त एक स्क्रीनिंग टेस्ट करनी है सर्जरी से पहले। अब वो क्या है, अब स्क्रीनिंग टेस्ट में हम याद रखें ये कौन सा है, एपेनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। ये जब बॉडी में रिलीज होते हैं और अपना काम करते हैं तो फिर ये मेटाबोलाइज होंगे कि नहीं, क्योंकि बॉडी एक चीज़ बनाती है तो काम करने के बाद उसको ख़त्म भी होना चाहिए। अगर ये पूरी ज़िंदगी बस काम करता रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब एपेनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन, और से सुने, ये जब बॉडी में मेटाबोलाइज होती है तो उससे ये स्ट्रक्चर बनता है, व्हाट इज दिस, मेटानेफ्रीन। मेटानेफ्रीन इज द प्रोडक्ट विच अराइज फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ एपेनेफ्रीन, और इससे क्या निकलेगी, नॉरमेटानेफ्रीन। क्या निकलेगी, नॉरमेटानेफ्रीन। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मार्कर है, ये एपेनेफ्रीन है, इसने काम कर दिया, फिर बॉडी उसको तोड़ेगी ताकि उसकी इफेक्ट को क्या करे, कम करे। ऐसा ना हो कि बस ये काम करता रहे तो फिर तो हर टाइम पे बीपी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
तो एपिनेफ्रीन को तोड़ने से क्या चीज निकलता है, मेटानेफ्रीन, और नॉर एपिनेफ्रीन को तोड़ने से नॉर मेटानेफ्रीन निकलता है। दीज आर दी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ एपिनेफ्रीन एंड ऑफ नॉर मेटानेफ्रीन। ये जो मेटानेफ्रीन है और नॉर मेटानेफ्रीन, ये बॉडी में क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर का नाम है विनाइल मेंडेलिक एसिड। ये नाम सुना है, जिसको हम सिंपल कहते हैं वीएमए। क्या कहते हैं, वीएमए। और ये जो विनाइल मेंडेलिक एसिड है, ये फिर यूरिन में हम एक्सक्रीट करते हैं। कहाँ पे, यूरिन में एक्सक्रीट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है। अब गौर से सुनेंगे कंसेप्ट, क्योंकि इतना ईजी नहीं है। सवाल ये है, एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन जब बॉडी में काम करे तो उसको मेटाबोलाइज किया जाता है किसमें, मेटानेफ्रीन नॉर मेटानेफ्रीन में। और मेटानेफ्रीन नॉर मेटानेफ्रीन इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, विनाइल मेंडेलिक एसिड, जो यूरिन में हम 24 आवर के अंदर निकालते हैं। ठीक है जी। एक मरीज है, उसको फियोक्रोमोसाइटोमा है। क्या है, फियोक्रोमो। तो उसका ये लेवल ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा होगा। उसमें मेटानेफ्रीन नॉर मेटानेफ्रीन लेवल क्या होगा, ज्यादा। तो विनाइल मेंडेलिक एसिड भी ज्यादा। तो ऐसा मरीज जिसको हाइपरटेंशन हो और उसकी यूरिन के अंदर 24 आवर में 10 मिलीग्राम से किस चीज का लेवल ज्यादा हो जाए, वीएमए, तो आप इनडायरेक्टली ये सोचे कि उस बंदे के अंदर किस चीज की लेवल ज्यादा है, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। तो फियोक्रोमोसाइटोमा एक ऐसा कैंसर है जिसमें इनका लेवल ज्यादा होता है। तो सीरम में फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या चेक किया जाता है, मेटानेफ्रीन एंड नॉर मेटानेफ्रीन। लेकिन फियोक्रोमोसाइटोमा के मरीज में यूरिन के अंदर क्या चेक किया जाता है, विनाइल मेंडेलिक एसिड। समझ रहे कि नहीं। अब सवाल यहाँ पे मैं क्या कहने जा रहा हूँ, पेशेंट को मेडुलरी कार्सिनोमा है, या तो उसको मिन 2A हो सकता है या मिन 2B हो सकता है। आप सर्जरी तब करेंगे जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम याद रखें वीएमए चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, वीएमए, टू रूल्ड आउट कि पेशेंट में फियोक्रोमोसाइटोमा है कि नहीं, चाहे वो मिन 2A का है या मिन 2B का है। अब आपके पास मेडुलरी कैंसर का एक मरीज आता है, हाँ जी, मेडुलरी कैंसर। तो आपके जहन में, शाबाश, बीइंग अ डॉक्टर, इसको कौन सा मेन है, एनीवन, मेडुलरी कार्सिनोमा कौन सा मेन है। मैं ये कहता हूँ इट मे बी मेन टू ए और इट मे बी मेन टू बी। ये क्लियर है कि नहीं। अब मेरी बात गौर से सुने, आप उसको सर्जरी स्टार्ट करें और हु नोस उसको मेन टू ए या मेन टू बी के अंदर कौन सा कैंसर भी हो, फियोक्रोमोसाइटोमा, तो उसने पहले से क्या रिलीज किया है, एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन। और जब आप सर्जरी करेंगे तो सर्जरी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, और स्ट्रेस के अंदर इसका लेवल मजीद क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो बीपी बढ़ने के चांस हो सकते हैं कि नहीं, और सर्जरी के दौरान अगर बीपी बढ़ जाए तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए हाइपरटेंसिव क्राइसिस के चांस होते हैं। तो एग्जाम के अंदर याद रखें, मेडुलरी कार्सिनोमा में अगर हम स्क्रीनिंग करना चाहे सर्जरी से पहले तो हम वीएमए चेक करते हैं कि आया पेशेंट को ये कैंसर तो नहीं है। अगर ये कैंसर है तो पहले उसका बीपी कंट्रोल करें, तब जाकर फिर आप सर्जरी सोच सकते हैं। और अगर ये कैंसर है तो फिर हम उसमें सर्जरी नहीं कर सकते जब तक हम इस कैंसर की मेडिकल ट्रीटमेंट को फॉलो ना कर सकें। समझ गए कि नहीं। तो एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं, मेडुलरी कार्सिनोमा के मरीज में which cancer has to ruled out before surgery, pheochromocytoma, and how we can screen pheochromocytoma to check vinyl मेंडेलिक एसिड। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और वो कहते यूरिन में क्या चेक करेंगे, विनाइल मेंडेलिक एसिड, लेकिन वो कहते सीरम में क्या चेक करेंगे, मेटानेफ्रीन एंड नॉर मेटानेफ्रीन चेक करेंगे। ठीक है जी। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखने हैं। तो मेन 1, मेन 2A, मेन 2B, उस पर मैंने आप लोगों को 3-4 किस्म के डिफरेंट सिनेरियो क्वेश्चन लेके हैं, एंड ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोगों ने, एक और केस है यहाँ पे, ये केस इस बोन्स के साथ आता है। ये आप लोगों ने ये एग्जाम क्वेश्चन भी याद रखना है। देखें, 56 ईयर ओल्ड, ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है। 56 ईयर ओल्ड फीमेल केम टू द क्लिनिक with complaint of multiple bony pain and body aches. Recently she has tibial bone fracture. इन्वेस्टिगेशन शोज। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स और है, सुने। सिनेरियो वही है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डायग्नोस चेंज हो जाती है। अगर वो कहते हैं ऑल आर नॉर्मल, देन व्हाट इज द डायग्नोसिस, ऑल आर नॉर्मल बट ओनली ALP रेस्ट, ALP स्टैंड फॉर अल्कलाइन फॉस्फेटेस, फिर डायग्नोसिस। ये क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम में याद रखना है। एजेड बंदा होना 50 प्लस और उसमें बोन का कोई इशू हो,
चाहे वो सिनेरियो कितनी लंबी क्यों ना दे, इससे नहीं डरना कि यार इतनी सिनेरियो दी है या इतना सिनेरियो दी है, जो भी वो बताए। और आखिर में कहे कि जितनी इन्वेस्टिगेशन हमने की है, चाहे सीरम फास्फेट है, सीरम कैल्शियम है, सीरम अल्कलाइन फास्फेटेज है, एवरी इन्वेस्टिगेशन इज नॉर्मल, देन द केस इज ओस्टियोपोरोसिस। वो क्या है? ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसा बोन प्रॉब्लम है जिसमें एज के साथ साथ बोन की जो वीकनेस है वो आ जाती है, लेकिन सारे इन्वेस्टिगेशन क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। तो इस केस के अंदर आप लोगों को लिखना है दिस इज द केस ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और ओस्टियोपोरोसिस के अंदर बोन इतना वीक हो जाता है जिसके अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स क्रिएट हो जाते हैं और उसके अंदर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। ऐसा कंडीशन जिसमें सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन क्या है? नॉर्मल है, लेकिन एक्सेप्ट एक चीज इंक्रीज है, उसका नाम क्या है? अल्कलाइन फास्फेटेज। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। ऐसा बोनी प्रॉब्लम दैट देयर इज एवरीथिंग इन नॉर्मल बट ओनली एलपी इज रेस, थिंक अबाउट पेजिड डिजीज। वो क्या होता है? पेजिड डिजीज। यहाँ पे लिखे, ये नाम सुने क्या नहीं? तो दैट इज कॉल्ड पेजिड डिजीज। तो पेजिड डिजीज के अंदर आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर मतलब जो एग्जामिनर है वो मोस्ट कॉमनली आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि आप उसका आंसर सही तरीके से दे दें। दैट इज नोन एज अ पेजिड डिजीज। तो पेजिड डिजीज के अंदर यहाँ पे कभी कभार दो चीजें और बताते हैं। आप एग्जाम में बैठे हैं ना, प्लीज मैं दो ट्रिक्स बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये भी काम आता है एग्जाम के अंदर कि अगर एक पेशेंट है, उसका एज चाहे यंगर एज है, ओल्डर एज है, उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्लू लेके, क्लू में एक पेशेंट है, उसको बोनी क्या है? हाँ जी, पेन प्लस बोनी पेन प्लस व्हाट? हियरिंग लॉस। बस दो बातें, बोनी पेन प्लस हियरिंग लॉस। ये वो दो बातें हैं जो आप लोगों की बहुत सारी चीजों को आसान करा देती हैं। ऐसा बंदा जिसको हड्डियों में दर्द है, बास औकात कभी हाथ में होता है, कभी लिम्ब में होता है, मल्टीपल बोनी पेन प्लस हियरिंग लॉस, क्योंकि हमारी मिडिल ईयर के अंदर भी तो तीन बोन्स है, मतलब ओसिकल जिसको कहते हैं, स्टेपिस, इनकस एंड मेलियस, तो वो भी खराब हो जाते हैं और उसकी वजह से जो साउंड की कंडक्शन है वो सही तरीके से नहीं होती। तो ऐसा डैमेज, ऐसा डिजीज जिसमें बोनी पेन के साथ किसकी हिस्ट्री आ जाए? हियरिंग लॉस। ऑलवेज रिमेंबर पेजेड डिजीज। ये भी क्या होता है? पेजेड डिजीज। पेजेड डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें ईयर डिफेक्ट होती है, याद रखें। ठीक है जी। तो जब आप एग्जाम में बैठे हैं ना और उसमें लिखा है कि मल्टीपल बोनी पेन एंड द पेशेंट कांट एबल टू हेयर प्रॉपरली, तो अगर आपने नीचे सीनियर नहीं भी पढ़ा है ना, तो जहन में आना चाहिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें नॉर्मल होगी एक्सेप्ट इंक्रीज ऑफ एएलपी। इसका एएलपी रेज होगा एंड दैट इज नोन एज ऑफ पेजेड डिजीज। पेजिड डिजीज के अंदर जो मसला है ना वो याद रखें। इसकी पैथोलॉजी क्या है? पेजिड डिजीज बीमारी के अंदर ओस्टियोब्लास्ट और जो ओस्टियोक्लास्ट है उसकी जो फंक्शन है वो खराब हो जाती है, क्योंकि जो ओस्टियोब्लास्ट है उसका काम बोन बनाना है और ओस्टियोक्लास्ट का काम बोन को डिजॉल्व करना है, खत्म करना है। मतलब बोन के पास दो किस्म के सेल्स हैं, एक बोन बनाते हैं और एक बोन को काटे हैं। कौन से बोन बनाते हैं? ओस्टियोब्लास्ट। और कौन बोन को खत्म करते हैं? ओस्टियोक्लास्ट। तो अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी और इंक्रीज ऑफ ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, तो बोन स्ट्रांग होगा कि वीक? वीक होगा। तो ओस्टियोब्लास्ट का कम होना और ओस्टियोसाइट का ज्यादा होना, ओस्टियोक्लास्ट का ज्यादा होना, उस डिजीज को हम पेजिड डिजीज कहते हैं। तो पेजिड डिजीज की जो पैथोलॉजी है ना, इसमें डिक्रीज ऑस्टियोब्लास्ट, जो ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एंड देयर इज इंक्रीज ऑस्टियो, हाँ जी, क्लास, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ज्यादा होती है और ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कम हो जाती है। इस वजह से बोनी पेन होता है। और बोनी पेन के साथ जब भी एग्जाम में, मैं बार बार कह रहा हूँ, आता है हेयरिंग लॉस, थिंक अबाउट पेजिड डिजीज। वो पेजिड डिजीज होता है। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है। एक एंजाइम है वो मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने डिफरेंशिएट जरूर करना है, लेकिन इससे पहले अगर एग्जाम के अंदर आता है व्हाट इज दी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज दी फर्स्ट लाइन ड्रग, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विच डिजीज? पेजिड डिजीज। डीओसी मतलब ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज कॉल्ड बिस्फॉस्फोनेट। हम क्या देंगे? बिस्फॉस्फोनेट। सो बिस्फॉस्फोनेट इज द ड्रग विच डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट एंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो ये बिस्फॉस्फोनेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। यहाँ पे मैं आप लोग के लिए लिखता हूँ व्हाट इज दिस, ये बुक में नहीं है लेकिन आप लोग याद रखें व्हाट इज दिस, एलेंड्रोनेट। एलेंड्रोनेट इज द बिस्फॉस्फोनेट एजेंट। ये बिस्फॉस्फोनेट ड्रग का एक ग्रुप है, उसके अंदर मुख्तलिफ ड्रग आते हैं, उनमें से एक का नाम क्या है? एलेंड्रोनेट। लेकिन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन में ऐड करता हूँ, ये रिसेंटली मैं एमआरसीपी जब पढ़ रहा था उसमें क्वेश्चन था, एलेंड्रोनेट आप जिस पेशेंट को देंगे तो उसका सीरियस साइड इफेक्ट क्या है या कॉमन? इट कैन काज गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये गर्ड कराता है। तो एलेंड्रोनेट एक ऐसा बिस्फॉस्फोनेट है कि आप पेशेंट को बताएंगे, अगर इसके साथ आपको मतलब ये है कि हार्ट बर्न के सिम्टम्स आते हैं तो आप उसको मजीद ना लें। बिस्फॉस्फोनेट चाहे एलेंड्रोनेट है, जोल्ड्रोनेट है, जितने भी है, ऑल बिस्फॉस्फोनेट कैन काज रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस। ये क्या कराते हैं? रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस। क्योंकि जब आप गैस्ट्रिक एसिडिटी
स्टमक से वापस एसोफेगस की तरफ आती है तो HCl एसोफेगस पे लग के उसकी इन्फ्लेमेशन कराती है, उस कंडीशन को हम रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो चीज़ें मजीद आप लोगों ने याद रखनी है। ये एंजाइम अगर आप लोगों ने सुना हो, व्हाट इज दिस, दैट इज कॉल्ड GGT। GGT एंजाइम मतलब ये हम चेक करते हैं, GGT स्टैंड फॉर गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज। इसका पूरा नाम क्या है? गामा ग्लूटामाइल व्हाट ट्रांसपेप्टाइडेज। अब दो बातें और से सुने। होता यह है कि अगर आप एक पेशेंट को देखते हैं फॉर एग्जांपल, और उसमें यहाँ पे दो पॉइंट्स याद रखें। एक पेशेंट आता है और उसमें जनाब ये आप लोगों ने नोट में लिखना है, अ पेशेंट हैविंग रेस्ट, हाँ जी, एक पेशेंट के अंदर किस चीज़ की लेवल ज़्यादा है? ALP। ठीक है जी। यू हैव टू एंड FO। अब यहाँ पे देखिए GGT, आप इसका फिर क्या चेक करेंगे? GGT नॉर्मल, GGT क्या है? नॉर्मल है। या अगर ALP के साथ किस चीज़ की लेवल भी ज़्यादा है? GGT। अब ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक पेशेंट है उसकी अल्कलाइन फास्फेटेज की लेवल क्या है? ज़्यादा है, लेकिन साथ में GGT क्या है? नॉर्मल है, देन इट इज अ बोनी प्रॉब्लम, नॉट बाइल डक्ट प्रॉब्लम। क्योंकि जो अल्कलाइन फास्फेटेज है ना, इसका लेवल बढ़ता है कॉमन बाइल डक्ट की पैथोलॉजी में भी। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस का नाम सुना है कि नहीं? तो ALP का बढ़ना ये दो चीज़ें बताती है, या तो बोन का इशू है या कॉमन बाइल डक्ट का इशू है। लेकिन अगर ये कॉमन बाइल डक्ट के इशू की वजह से बढ़ता ALP, तो फिर मस्ट है कि GGT भी बढ़ता। लेकिन अगर ALP बढ़ने के साथ GGT नॉर्मल है तो फिर बोनी प्रॉब्लम है, कॉमन बाइल डक्ट की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए पेज डिजीज CBD प्रॉब्लम है कि बोन प्रॉब्लम है? बोन प्रॉब्लम है। ये तो ओस्टियोब्लास्ट की प्रॉब्लम है। तो इसलिए पेज डिजीज में ऑल इन्वेस्टिगेशंस आर नॉर्मल, चाहे GGT है, एवरीथिंग इज नॉर्मल एक्सेप्ट ओनली देयर विल बी रेज लेवल ऑफ ALP। तो यहाँ पे एग्जाम में याद रखे, यहाँ पे लेके बोनी प्रॉब्लम, ये क्या होता है? बोनी प्रॉब्लम। लेकिन ये क्या है? अगर ALP भी ज्यादा है और GGT भी ज्यादा है तो फिर या तो प्रॉब्लम कॉमन बाइल डक्ट में है या पीछे जाके प्रॉब्लम कहाँ पे है? लीवर में होता है। तो लीवर और कॉमन बाइल डक्ट के अंदर भी ALP बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये पब्लिक में लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ALP बढ़ना ये तो दो चीजों की वजह से होता है, हाउ टू डिफरेंशिएट कि ALP बोन की वजह से बढ़ा है या कॉमन बाइल डक्ट की वजह से? तो हम GGT चेक करते हैं। जो ALP बढ़े GGT के साथ तो वो कॉमन बाइल डक्ट या लीवर की वजह से होता है, और जब सिर्फ ALP बढ़े लेकिन GGT क्या रहे? नॉर्मल, तो फिर वो बोनी प्रॉब्लम की वजह से होता है और उसका आंसर पेजेड डिजीज होता है। ठीक है जी। यहाँ पे ओस्टियोपोरोसिस के अंदर अगर एग्जाम में आ जाए, इसमें इन्वेस्टिगेशन कौन सा करेंगे? इसको हम डेक्सा स्कैन कहते हैं। क्या करते हैं? डेक्सा स्कैन। तो डेक्सा स्कैन एक इन्वेस्टिगेशन है, ये हमें बोन की मिनरल और बोन डेंसिटी बताती है, बोन मास डेंसिटी बताती है डेक्सा स्कैन। और आप लोग शायद ये या पढ़ चुके हो या नहीं, लेकिन ये कंप्यूटर रीड करता है, इसको T स्कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? T स्कोर। शायद आप लोग इसको नहीं पढ़ चुके हो, लेकिन T स्कोर के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। देखें, हम जब ओस्टियोपोरोसिस, कि आप लोगों ने आज के लेक्चर में स्पेशल सीखना है, ठीक है, T स्कोर की जो इंटरप्रिटेशन है, T स्कोर इंटरप्रिटेशन। अब देखिए T स्कोर की जो इंटरप्रिटेशन है ना, ये एक स्कैन होता है और ये कंप्यूटर खुद ही रीड करती है। अगर एग्जाम में आ जाए कि किसी का T स्कोर 0 से लेके -1 तक है, कितने तक है? -1, या किसी का -1 से लेके -2.5 तक है, या किसी का लेस देन क्या है? -2.5। ये सारा माइनस में होता है। T स्कोर किस में होता है? माइनस। अब प्लस माइनस जो होता है ना, ये कंप्यूटर का काम है। इन लोगों ने ये सेट किया, ऐसा होता है कि जब डेक्सा स्कैन किया जाता है तो ये T स्कोर रीड करता है। अगर कंप्यूटर बताए कि आपकी जो फीमर बोन है ना, इसका T स्कोर 0 से लेके किसके दरमियान है? -1, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल बोन मास डेंसिटी। मतलब ये है कि आपकी बोन पे जो मिनरल है वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी का T स्कोर -1 और किसके दरमियान आ जाए? 2.5 के दरमियान आ जाए, थिंक अबाउट डिक्रीज BMD। BMD स्टैंड फॉर बोन मास डेंसिटी, बोन मास डेंसिटी। इसका मतलब बोन वीक है कि स्ट्रांग है? वीक है। और अगर किसी का T स्कोर किससे कम आ जाए? 2.5। मेरे ख्याल में इस क्लास में सिर्फ इतना भी याद रखे, विच स्कोरिंग सिस्टम इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस? आंसर इज T स्कोर। T स्कोर कितने से कम हो जाए तो हम फिर कहेंगे कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है? -2.5। तो जब -2.5 से भी कम आ जाए तो फिर बोन मास डेंसिटी इतनी कम है कि जिसकी वजह से बोन के अंदर पोर्स हो चुके हैं, और उस पोर्स की वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और कंडीशन एग्जाम में आता है, अगर एक पेशेंट है उसकी बोन वीकनेस है,
लेकिन उसमें विटामिन डी की क्या है, डेफिशिएंसी है, वो ओस्टियोमलेशिया होता है। क्या होता है, ओस्टियोमलेशिया। बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रैकेट्स होती है, बड़ों में ओस्टियोमलेशिया होता है। तो ओस्टियोमलेशिया के अंदर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम भी क्या होगी, कम होगी। तो डिक्रीज विटामिन डी, डिक्रीज कैल्शियम, दैट इज ओस्टियोमलेशिया। Everything is decreased, bone become weak or T score less than -2.5, osteoporosis. And only if ALP is raised, but everything is normal, think about Paget disease. बोन पेन के साथ अगर हेयरिंग लॉस आ जाए, थिंक अबाउट पेजेड डिजीज। ड्रग ऑफ चॉइस इज बिस्फॉस्फोनेट, ठीक है जी। लेकिन बिस्फॉस्फोनेट लेने के साथ पेशेंट को बताया जाता है कि आप जो है थोड़ा सा देखिए, अगर आपको रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस होता है तो आपको दोबारा आना चाहिए। फिर एग्जाम के अंदर एक और क्वेश्चन आता है, वो भी मैं बताता हूँ, लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओस्टियोपोरोसिस के अंदर एग्जाम में आता है कि एक थेराप्यूटिक एंटीबॉडी हम देते हैं, मतलब इस मरीज को बाहर से एक ऐसी एंटीबॉडी देते हैं जिसकी वजह से बोन मास डेंसिटी को हम मेंटेन करें। उस एंटीबॉडी का नाम है डीनोसोमाब। उसका नाम क्या है, डीनोसोमाब। ये एग्जाम में आता है। तो डीनोसोमाब इज द थेराप्यूटिक एंटीबॉडी। जिस तरह हमने ओमालिजोमाब आस्मा में पढ़ा है, तो डीनोसोमाब जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस में रहते हैं, ठीक है जी। तो डीनोसोमाब ऑस्टियोपोरोसिस में रहते हैं। और इसका एक और क्वेश्चन, जो लोग अच्छा पढ़ते हैं और एक मतलब ये है कि वो कहते हैं कि सर हमें थोड़ा सा इसमें बता दे ट्रिक कि जो डीनोसोमाब है ये क्या करता है, ये रैंक रिसेप्टर पे काम करता है। कहाँ पे, रैंक रिसेप्टर, ये बोन पे होता है। एग्जाम के अंदर आता है कि रैंक रिसेप्टर पे काम करने वाला एंटीबॉडी कौन सा है, डीनोसोमाब है। लेकिन ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, अब लोगों ने इसके बारे में ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है जी। चलिए ब्रेक करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, बस 10 मिनट ब्रेक करें।